Students, welcome to Med Academy. This is Malika Ved and continuing with the chapter of breathing and exchange of gases. In the last part, if you haven't watched that part, please go through it and then come to this video. Next part which we are going to discuss is about exchange of gases. जो O2 and CO2 हैं, हम inhale करते हैं O2 and exhale करते हैं CO2. How this process is going to occur? Basically, कहाँ पर होता है exchange of gases? Where does the exchange of gases take place? Exchange of gases take place in where? What is the part? In the last part I have just said कि कहाँ पर exchange of gases होती हैं. तो part is called as alveoli, the sac-like structure. alveoli में ही क्या होती हैं? Exchange of gases take place, right? तो अब हम बात करेंगे कैसे alveoli में कैसे exchange of gases होती हैं. तो you have heard the term partial pressure. So the partial pressure of oxygen is called as what? The partial pressure of oxygen is called as PO2 and the partial pressure of carbon dioxide is called as PCO2, right? तो ये दो जो चीज़ें हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो पास जो कंसनट्रेशन ऑक्सीजन की है वो कहाँ से होगी? एल्वेलाई से ब्लड में, ब्लड से फिर टिश्यूज़ में जाएगी. और CO2 की कैसे होगी? टिश्यू से ब्लड में, ब्लड में से एल्वेलाई में. लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम कि कैसे जो पूरा ये जो काम है ये होता है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती हैं पता तो चल गया. एल्वेलाई में होती हैं और ब्लड कैपिलरीज होती हैं, दिस इज कॉल्ड एंडोथीलियम. कैपिलरीज और एंडोथीलियम के बीच में गैसेस एक्सचेंज होती हैं. अगर मेम्ब्रेन सपोज अगर मेम्ब्रेन थिक है तो क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली होंगी कि नहीं होंगी? अगर मेम्ब्रेन थिक है तो ऑफ कोर्स नहीं हो पाएंगी. और अगर मेम्ब्रेन थिन है, बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकता है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस आराम से हो पाएंगे, राइट? सो थिकनेस पर भी जो गैसेस का एक्सचेंज है वो डिपेंडेंट है. So let me show you. Suppose this is your heart. Left auricle, left ventricle, right. अब alveoli में प्रेशर जो है ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि एयर डायरेक्टली आ रही है बाहर से अंदर. वैसे तो एयर का जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक एयर का जो प्रेशर है वह अप्रॉक्सली होता है 159 mmHg पर क्यूबिक मरकरी. लेकिन जब एल्वेलाई में आएगा तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा. तो एल्वेलाई के अंदर जो प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो 104 होगा. और ऑफ कोर्स ये बात है कार्बन डाइऑक्साइड का तो कम ही होगा. तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा? पार्शियल प्रेशर 40. अब ये कौन सी है? राइट, ये आयोटा है. आयोटा बॉडी टिश्यूज़ में लेकर जाएगी, देन यहाँ से वेना कावा निकलेगी. तो ये पल्मोनरी आर्टरी है और ये पल्मोनरी वेन है, राइट. तो अब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है. कीप इन माइंड जब भी डिफ्यूजन होगी तो वो हायर कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में होगी. तो पार्शियल प्रेशर का ऑक्सीजन जो है वो यहाँ ज़्यादा है और CO2 का कम है. तो ऑक्सीजनेट यहाँ पे क्या होगा? ज़्यादा है. ऑफकोर्स ये बात है कैपिलरीज में कम होगा. तो ऑक्सीजन क्या होगा? अंदर आएगा, हायर कंसनट्रेशन से लोअर में आएगा. तो ये वाली जो कैपिलरी है वो क्या बन जाएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है. तो ये वाली जो पूरी ये होगी कैपिलरी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड की होगी, मतलब ऑक्सीजन पूरा लेकर जाएगा. तो यहाँ पर आया, फिर ये लेफ्ट ऑरिकल में गया, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में जाके टिश्यूज़ में चला गया, राइट. टिश्यूज़ में PO2 चला गया. तो यहाँ पर जो PO2 है वो अप्रॉक्स थोड़ा सा और कम हो जाएगा. तो यहाँ पे 45 mmHg होगा. PCO2 हमारा वही 40 था, राइट. ठीक है. अब टिश्यूज़ में CO2 ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि फूड जब ब्रेक होता है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होगा, ग्लूकोज में जो हम फूड लेते हैं, इनहेल करते हैं, खाते हैं, ग्लूकोज ब्रेक होगा इनटू CO2, वाटर एंड एनर्जी. तो CO2 की कंसनट्रेशन इसमें क्या हो जाएगी? CO2 की कंसनट्रेशन इसमें बढ़ जाएगी. तो CO2 यहाँ पर टिश्यूज़ में ज़्यादा है. तो CO2 क्या होगा? CO2 यहाँ ज़्यादा है. तो यहाँ से CO2 क्या करेगा? ऑफकोर्स CO2 यहाँ पे कम है. 40 से ज़्यादा होगा तभी तो डिफ्यूजन हो पाएगी. अगर 40 से ज़्यादा है तभी डिफ्यूजन हो पाएगी. तो CO2 क्या करेगा? यहाँ आ जाएगा. और PO2 यहाँ कम है, जो
CO2 यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो ये टिश्यूज़ में जाके डिफ्यूज़ हो जाएगा। और CO2 यहाँ ज़्यादा है तो ये यहाँ चला जाएगा। तो ये वाली जो वो है हमारी एंडोथीलियम है, ब्लड कैपिलरी है, ये कौन सी हो जाएगी? व्हाट विल बी द नेम? ये अगर ऑक्सीजनेटेड है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन जो है ये पूरा पास ऑन कर रहा है, तो ये वाली कौन सी होगी? यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो दिस विल कॉल्ड इट एज डीऑक्सीजनेटेड और दिस विल बी कॉल्ड इट एज ऑक्सीजनेटेड। CO2 यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, CO2 अल्टीमेटली क्योंकि यहाँ कम है यहाँ चला जाएगा और इसकी कंसनट्रेशन भी चेंज हो जाएगी। PCO2 यहाँ बढ़ गया, तो PCO2 यहाँ बढ़ गया, इसकी है 45 और PO2 कम हो गया, दैट इज़ 40, फिर चेंज हो जाएगा और ये साइकिल चलती रहेगी। सो दिस इज़ हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, राइट। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, कि अगर गैस जैसे CO2 यहाँ पर है तो पूरी बॉडी में कैसे जाता है? डायरेक्टली ऑक्सीजन ब्लड में ऐसे नहीं घूमता, तो ऑक्सीजन कैसे जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ से टिश्यू से बाहर आया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मूव करता है? इनके साथ कुछ मटेरियल प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है ईजिली मूवमेंट की, राइट, जो हेल्प करेगा किसमें? ईजी मूवमेंट के लिए। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे CO2 ट्रांसपोर्ट होता है, राइट। ओके, सो बात करते हैं पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की। वी ऑल नो व्हाट इज हेमोग्लोबिन। क्या होता है हेमोग्लोबिन? यू विल टेल मी द आंसर। हेमोग्लोबिन क्या होता है, क्या उसकी खासियत है? अगर हेमोग्लोबिन बॉडी में कम हो जाए, सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इट? तो ये कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं दैट यू शुड नो। What is hemoglobin? What is the function of hemoglobin? If the level of hemoglobin decreases in our body, what will be the consequences of it? So you will tell me the answer, right? तो ऑक्सीजन की हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। 97% हेमोग्लोबिन के साथ बाउंड होगा और 3% प्लाज्मा में ऐसे ही ट्रांसफ़र होगा, प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होगा। तो हेमोग्लोबिन के साथ जब बाइंड करेगा ऑक्सीजन, राइट, तो ये क्या बनेगा जब और ये रिवर्सिबल है, वापस भी बन सकता है, मतलब एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो सकती है। तो क्या बनता है इसमें? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और एक हेमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है, मतलब एक हेमोग्लोबिन है ये ऐसे 4 ऑक्सीजन को कैरी करेगा, राइट। तो ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन गया। अब सोचिए अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का अगर कम हो गया, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अगर कम है, तो क्या ये इजीली बाइंड कर पाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ? आंसर विल बी व्हाट? नो, नहीं कर पाएगा। ऑक्सीजन जब तक ज़्यादा नहीं होगा तब तक वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए, CO2 ऑफ कोर्स ये बात है कम होगा, राइट। और टेम्परेचर भी इसमें क्या होगा? टेम्परेचर भी कम होगा और H+ आयन की कंसंट्रेशन भी कम होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने में। इसका उल्टा अगर PO2 कम हो गया तो ऑफ कोर्स की बात है ब्रेक हो जाएगा ये वाला। ऑक्सीजन ईजिली चाहिए ना ऑक्सीजन, क्योंकि PO2 का लेवल कम हो गया तो ऑक्सीजन चाहिए, तो ये ब्रेक कर जाएगा। और PCO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हाई टेम्परेचर है, हाई H+ आयन की कंसंट्रेशन है, तो ये क्या करेंगे? डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन करेंगे, राइट। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो इन्फ्लुएंस करते हैं फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब बात करते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की। व्हाट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है partial pressure of oxygen by percentage saturation of oxygen with hemoglobin। मतलब अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ऐसा डायग्राम होता है, सिग्मोइड कर्व होता है, कर्व है ये। अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है तो बाइंडिंग भी क्या होगी? हेमोग्लोबिन के साथ कम होगी, राइट। और अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ गया, ये बढ़ा हुआ है, तो बाइंडिंग भी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। और एक ऐसा लेवल आएगा कि जितना भी ऑक्सीजन बढ़ जाए कोई भी इफेक्ट नहीं आता, सैचुरेट हो जाएगा। तभी होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। एक लेवल के बाद आने पे अपने आप ही
सैचुरेशन इसमें आ जाएगी, राइट। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में हेल्प करते हैं। 3% जो है वो डिजॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा के थ्रू आगे ट्रांसपोर्ट होगा। अब बात करते हैं, ये तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट था, अब बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का, इसमें भी Hb प्लस CO2 बनेगा, दैट विल फॉर्म HbCO2, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और कुछ फॉर्म होती है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, दैट इज कॉल्ड एज कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। कुछ होता है जो डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट, डिजॉल्व प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होगा, और कुछ होता है जो बाइकार्बोनेट आयंस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा 20 to 25% जो है ट्रांसपोर्ट, हमें जो हमारा ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट करवाता है। बाकी का जो बचा कुचा पार्ट है ये कुछ 7% समथिंग में प्रेजेंट होता है, बाकी का बाइकार्बोनेट आयंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। तो सिंपल है, इसमें भी कार्बन हीमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा एंड देन इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। अब बात करते हैं बाइकार्बोनेट की। अब हमने जैसे टिश्यूज़ में देखा, टिश्यूज़ में CO2 जो है ट्रांसफ़र हो गया। अभी हमने जस्ट पढ़ा एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, हमने क्या पढ़ा था कि टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड चली गई, राइट, या फिर टिश्यू से बाहर आई, ऑक्सीजन टिश्यूज़ में गई थी, टिश्यू से बाहर आई, वो ब्लड कैपिलरीज में गई। ब्लड कैपिलरीज में क्या है, RBC है। तो टिश्यूज़ में ब्लड कैपिलरीज में CO2 की कंसंट्रेशन क्या है, बढ़ी हुई है, CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ब्लड कैपिलरीज में क्या प्रेजेंट होंगे, RBC। तो RBC CO2 ज़्यादा है, तो CO2 क्या करेगा, RBC के अंदर ट्रांसफ़र होगा और फिर वो बाइकार्बोनेट आयंस बनाएगा जो आगे प्रोसेस में हेल्प करेगा, ठीक है, ओके। तो कैसे होगा ये प्रोसेस, CO2 H2O के साथ बाइंड करेगा तो ये बनाएगा H2CO3, ठीक है। उसके बाद H2CO3 डिसोसिएट करेगा क्योंकि अनस्टेबल है, ये क्या है, अनस्टेबल है, तो ये क्या बना लेगा, HCO3 बाइकार्बोनेट आयन प्लस H+। ये और एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड एज कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो हेल्प करता है इसकी फॉर्मेशन को, इसमें भी और इसमें भी। तो क्या हुआ, ये सब RBCs में हो रहा है, ये सारा RBC में हो रहा है। CO2 आएगा तो ये फॉर्मेशन होगी H2CO3 की और ये बनेगा। जब टिश्यूज़ में CO2 का लेवल ज़्यादा था, टिश्यूज़ में CO2 का लेवल ज़्यादा था तो ये फॉर्मेशन हो रही थी, राइट। अब अगर टिश्यूज़ एल्वुलाई में अगर हम बात करें, एल्वुलाई में क्या होगा, CO2 का लेवल कम होगा, एल्वुलाई से बाहर निकलती है ना CO2, तो CO2 का लेवल कम है, तो एल्वुलाई में क्या होगा, ये वाली जो रिएक्शन है ये रिवर्स्ड हो जाएगी, तो CO2 बनेगा, CO2 डायरेक्टली फिर एक्सेल आउट हो जाएगा, राइट। तो ये तो था टिश्यूज़ में, क्यों, क्योंकि CO2 का लेवल जब ज़्यादा था टिश्यूज़ के अंदर। तो अब एल्वुलाई में क्या होगा, वापस से ये रिएक्शन हो गया, CO2 बाहर आ जाएगा तो रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का थ्रू द प्रोसेस ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। और आगे हमने नेक्स्ट देखा H+ आयन, फिर आगे यूजफुल प्रोडक्ट्स में आगे बन जाता है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब हम बात करेंगे रेगुलेशन की कि कौन रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को। दो चीज़ें होती हैं रेगुलेशन में, एक आता है न्यूरल रेगुलेशन और एक आता है केमिकल रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन का मतलब हुआ ब्रेन में कुछ सिग्नल्स ऐसे प्रेजेंट हैं जो आगे एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन में हेल्प करते हैं कि कब होनी चाहिए। तो रिदमिक सेंटर हमारा मेंटेन रहता है, ब्रेन में रिदमिक सेंटर प्रेजेंट होता है। तो एक होता है हमारा न्यूरल रेगुलेशन और एक होता है हमारा केमिकल रेगुलेशन। ओके, तो न्यूरल रेगुलेशन की अगर हम बात करते हैं, इसमें एक रिदमिक सेंटर प्रेजेंट होता है जो मेडुला में प्रेजेंट होगा और एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है जो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो पॉन्स में प्रेजेंट होगा। तो ये हेल्प करते हैं इंस्पिरेशन और
एक्सपीरेशन में, ठीक है। एक होगा रिदमिक सेंटर जो मेडुला में प्रेजेंट होगा, एक न्यूमेटैक्टिक सेंटर जो पॉन्स में प्रेजेंट होगा, जो हेल्प करता है रिदमिक सेंटर को इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करने के लिए। नेक्स्ट आता है केमिकल रेगुलेशन। केमिकल रेगुलेशन में CO2 और H+ के लिए कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, ऐसे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे दैट आर कॉल्ड एज कीमो सेंसिटिव रिसेप्टर्स, जो CO2 और H+ का लेवल इंक्रीज करते हैं। अगर ये कम हो गया तो ये आगे की ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। तो एक होती है कैरोटिड आर्टरी और एक होती है आयोटिक आर्टरी, ये हेल्प करते हैं इनकी रेगुलेशन में। So this was just in brief that how the regulation of respiration is done, right? Next coming to disorders, क्या क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, क्या क्या हमें दिक्कतें आ सकती हैं। ओके, पहला आता है एस्थमा, देन कमिंग टू एम्फाइसीमा एंड देन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर OCD। एस्थमा भी ऑल नो सांस लेने में दिक्कत आती है। क्यों सांस लेने में दिक्कत आती है? क्योंकि प्रॉपरली जो ऑक्सीजन है वो एल्वुलाई तक नहीं पहुंच पाती है, तो इन्फ्लेमेशन एल्वुलाई में नहीं पहुंच पा रही। एल्वुलाई में इसमें डिफेक्ट नहीं है, कीप इन माइंड, एल्वुलाई में इसमें डिफेक्ट नहीं है, इसमें डिफेक्ट है हमारा इन्फ्लेमेशन। मतलब इन्फ्लेमेशन हो रही है किसमें? ब्रोंकाई एंड ब्रोंकायोल्स में, इसमें इन्फ्लेमेशन हो रही है, तभी प्रॉपरली जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट इजीली नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट कमिंग टू एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या होगा? एल्वुलर वॉल, जैसे ये एल्वुला है, यहाँ की वॉल्स क्या हो जाएंगी? डैमेज्ड, तभी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट इजीली नहीं हो पाएगा, CO2 का भी नहीं हो पाएगा, प्रॉपरली ब्रीदिंग में ऑफकोर्स दिक्कत आएगी। ये बेसिकली सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। नेक्स्ट कमिंग टू OCD, दैट इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ऐसे लोग जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, जो फ्यूम्स निकलती हैं, जो भी पोल्यूशन फैक्ट्रीज़ में होता है, वो रिस्पॉन्सिबल है उनकी लंग्स को डैमेज करने के लिए। फाइब्रस टिश्यू लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, उसको इरप्ट करता है। जो भी पोल्यूशन, जो भी फ्यूम्स निकलती हैं, जो भी गैसेज जहाँ पे वो लोग काम करते हैं फैक्ट्रीज़ में, बहुत कोल माइंस में बहुत जो लोग काम करेंगे उनको वहाँ पर दिक्कतें आएंगी, तो वो सांस लेने में उनको दिक्कत होगी, उसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है। तो बेसिकली बोला जाता है ना कि कवर करके, जब भी आप काम करें कवर करके अपने फेस को, तब वहाँ पे फैक्ट्रीज में काम करें। तो दीज वर द डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जो हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हो सकते हैं, एस्थमा, एम्फाइसीमा एंड ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। Now the question was, what you have to write in the comment section that what is hemoglobin and what is the function of hemoglobin. क्या काम है hemoglobin का? अगर कम हो गया hemoglobin तो क्या होगा? So this was all about breathing and exchange of gases. If you like this chapter, समझ में आया, then please hit a like button and subscribe to channel Med Academy for more videos like this related to biology, zoology, biology, chemistry and physics. और स्टडी मटेरियल भी इससे रिलेटेड, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल मेड अकेडमी।